Good morning, students. Welcome to all in this new lecture of thermodynamics. हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में द्वितीय लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा और कार्नोट चक्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम आज पढ़ेंगे द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। इससे पहले हमने जाना था कि प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन यानी ऐसा यंत्र जो ऊष्मा ऊर्जा को व्यय किए बिना ही लगातार कार्य करता चला जाए का निर्माण संभव नहीं है। यानी ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता जो कि ऊष्मा को व्यय करे बिना ही कार्य करता जाए। नो सच इंजन इज पॉसिबल विच कंटिन्यूअसली परफॉर्म वर्क विदाउट एक्सपेंडिंग हीट एनर्जी। तो अगर ऐसा कोई यंत्र बनता तो हम उसको कहते परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन। अब ये तो संभव नहीं है, हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसी तरीके से कार्नोट के उत्क्रमणीय इंजन द्वारा भी हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि ये चक्रीय प्रक्रम द्वारा ये असंभव है कि इंजन एक ही स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करके लगातार कार्य कर सके। ऐसा इंजन या ऐसी मशीन जो एक ही स्रोत से, सिंगल सोर्स से लगातार ऊष्मा का अवशोषण करता रहे और कार्य करता रहे, ऐसी मशीन को या ऐसे इंजन को हम कहते हैं द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। तो आज हम ये देख रहे हैं कि इसका निर्माण भी संभव नहीं है। कार्नोट इंजन जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इसमें सोर्स से ऊष्मा ली जाती है और सिंक को ऊष्मा दी जाती है। यानी इंजन को लगातार कार्य करने के लिए सोर्स और सिंक दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चक्रीय प्रक्रम द्वारा यह असंभव है कि इंजन एक ही स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करके लगातार कार्य करे। यानी इस प्रकार की मशीन जो कि कहलाएगी द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन, उसका निर्माण भी संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड विच कन्वर्ट work continuously by absorbing the heat energy from only one source। अब इसके आधार पर हम शाश्वत गति मशीन से संबंधित दो कथन को बता सकते हैं। और क्योंकि ये दो कथन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, इसलिए वैज्ञानिकों के नाम पर हम इनको कहेंगे केल्विन का कथन या केल्विन की परिभाषा और क्लाउसियस का कथन या क्लाउसियस की परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केल्विन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ केल्विन। केल्विन की परिभाषा क्या कहती है? देखिए, किसी वस्तु को वातावरण के न्यूनतम ताप की वस्तु से अधिक शीतल करके कार्य की प्राप्ति असंभव है। ये डेफिनेशन है, इसलिए इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे, किसी वस्तु को वातावरण के न्यूनतम ताप की वस्तु से अधिक शीतल करके कार्य की प्राप्ति असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्क बाय कूलिंग द ऑब्जेक्ट बिलो द ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो कम से कम ताप है, न्यूनतम ताप है, उससे और अधिक ताप कम करके किसी वस्तु का हम कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वर्क कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द ऑब्जेक्ट
बिलो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। या इसको हम इसी तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी इंजन से कार्य की सतत प्राप्ति के लिए, लगातार कार्य प्राप्त करने के लिए एक ही ऊष्मा स्रोत से ऐसा करना संभव नहीं है। यानी कार्य सतत प्राप्त हो, लगातार कार्य प्राप्त करने के लिए स्रोत के साथ सिंक का होना भी आवश्यक है। किसी भी इंजन से कार्य की सतत प्राप्ति के लिए एक ही ऊष्मा स्रोत से संभव नहीं है, अर्थात कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना आवश्यक है। हम देख चुके हैं पिछले टर्न पर कि कार्नोट इंजन कैसे काम करता है। वो उच्च ताप पर स्रोत से ऊष्मा लेता है और निम्न ताप पर सिंक को ऊष्मा देता है। तो यानी स्रोत के साथ साथ सिंक का होना भी आवश्यक है। टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस वर्क फ्रॉम एन इंजन ऑपरेटिंग फ्रॉम वन सोर्स is not possible. For obtaining continuous work, sink is essential. Sink is also required along with source for a continuous work from an engine. This is Kelvin definition, या ये थी हमारी केल्विन की परिभाषा। अब हम लेंगे क्लाउसियस की परिभाषा या क्लाउसियस डेफिनेशन। ये भी केल्विन डेफिनेशन का ही इंटरप्रिटेशन है, पर कुछ अलग तरीके से। देखिए, ये कहती हैं किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाहरी स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना संभव नहीं है या असंभव है। फिर से हमें सुनिए, किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है। क्या मतलब हुआ? अगर कोई स्पॉन्टेनियस वर्किंग मशीन है जो अपने आप कार्य कर रही है, अपने आप कार्य करने का यहाँ मतलब है बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से कार्य कर रही है, स्वतः क्रियाशील है, तो वो हमेशा क्या करेगी? उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर निम्न ताप वाली वस्तु को देगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत अधिक ताप वाली वस्तु को प्रदान करे। ऐसा करना असंभव है या संभव नहीं है। अगर कोई स्वतः क्रियाशील मशीन है, अर्थात जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से कार्य कर रही है, तो वो हमेशा निम्न ताप वाली वस्तु को ऊष्मा देगी। कहाँ से? अपेक्षाकृत गर्म वस्तु से लेकर। ऐसा कभी नहीं होगा कि निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को, यानी अपेक्षाकृत अधिक ताप वाली वस्तु को प्रदान करें। फॉर एन ऑटो वर्किंग मशीन दैट इज नॉट ऑब्टेनिंग हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक ऑटो वर्किंग मशीन है जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प नहीं ले रही है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक heat from cooler object and to give it to relatively hotter object। यहाँ heat word रह गया, आप लिख लें to take heat for an auto working machine, not obtaining help from any external source. It is impossible to take heat from cooler object and to give it to relatively hotter object. This is the Clausius definition या Clausius की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि ताप का
ऊष्मागतिकीय मापक्रम या केल्विन मापक्रम क्या है? थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ताप का ऊष्मागतिकीय या केल्विन मापक्रम। इसमें हम परम शून्य ताप की अवधारणा समझेंगे। परम शून्य ताप आपने सुना होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो या परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप को हम ऊष्मागतिकी से, थर्मोडायनेमिक से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे? परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर किसी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता इकाई हो जाती है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर किसी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता इकाई हो जाती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो is that temperature at which the efficiency of a reversible engine becomes unity। आप जानते हैं कि कार्नोट साइकिल से हमने पढ़ा था कि कार्नोट इंजन की दक्षता कभी भी इकाई नहीं हो सकती। कब इकाई होगी? या तो सोर्स का टेम्परेचर इन्फिनिटी हो, अनंत हो, बताया था मैंने, या फिर सिंक का टेम्परेचर ज़ीरो। तो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए परम शून्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत कहलाता है परम शून्य की अप्राप्यता का सिद्धांत। परम शून्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये केवल सैद्धांतिक टेम्परेचर है। कौन सा ताप है वो? जिस पर उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता इकाई हो जाए। एक डेफिनेशन है। दूसरी, किन्हीं दो तापों का अनुपात उन तापों के बीच कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन द्वारा अवशोषित व विसरित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। किन्हीं दो तापों का अनुपात उन तापों के बीच कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन द्वारा अवशोषित व विसरित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी मान लीजिए दो टेम्परेचर है T1 और T2। T1 पर किसी रिवर्सिबल इंजन, उत्क्रमणीय इंजन द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा है Q1 और T2 टेम्परेचर पर है अवशोषित की गई ऊष्मा Q2। तो क्या होगा? T1/T2 इज इक्वल टू Q1/Q2। T1/T2 उनके तापों का अनुपात किसके बराबर होगा? उनके द्वारा अवशोषित की गई या विसरित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर। यानी T1/T2 इज इक्वल टू Q1/Q2। The ratio of two temperatures is equal to the ratio of heat absorbed and diffused by the reversible engine operating between these two temperatures। दो अलग अलग टेम्परेचर के बीच में अगर कोई इंजन काम कर रहा है T1 और T2 के बीच में, तो T1/T2 इज इक्वल टू Q1/Q2। जो हाई टेम्परेचर पे है वो वहाँ से ऊष्मा का अवशोषण होगा और जहाँ कम टेम्परेचर है वहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। इस तरीके से आज हमने देखा कि शाश्वत गति मशीन प्रथम और द्वितीय क्या होती हैं, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ताप का ऊष्मागतिकीय या केल्विन मापक्रम क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।